आज हम अपनी नई सीरीज़ अग्नि PYQ सीरीज़ का स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है। और आज की सीरीज़ में हम यूपी लेक्चर का 2017 का सोशियोलॉजी का पेपर देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 1 एंड दैट इज़, सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स सोशियोलॉजी वॉज कॉइन। इनमें से कौन सी बुक में सोशियोलॉजी टर्म को और बुक को कॉइन किया था? तो हमारा आंसर होगा इसमें कॉसर डी फिलॉसफी पॉजिटिव। तो एक बार मैं इसे आपको फटाफट से इसके थोड़ा सा इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो पहले हम लिखते हैं, जो ये हमारी बुक थी ये अगस्त कॉम्ट ने लिखी थी। जो हमारे अगस्त कॉम्ट हैं उन्होंने ये बुक लिखी थी और इसी बुक में अगस्त कॉम्ट ने आपका सोशियोलॉजी वर्ड कॉइन किया था। ओके, वन मोर इन्फॉर्मेशन आई वांट टू गिव इज़ दैट सबसे पहले सोशियोलॉजी से पहले भी अगस्त कॉम्ट ने इसको सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ना कह के, सोशियोलॉजी डिसिप्लिन ना कह के कुछ और नाम रखा था। उसका नाम था सोशल फिजिक्स। लेकिन दिक्कत ये थी, ये जो वर्ड था आपका सोशल फिजिक्स, ये आपका ऑलरेडी किसी और थिंकर ने यूज़ कर लिया था अपने वर्क के लिए। तो इनकी जगह जो सोशल फिजिक्स किसने यूज़ किया था, उनका नाम था अडोल्फ क्विटलेट। ये एक हमारे मैथमेटिशियंस थे और स्टैटिस्टिकल थे और उन्होंने आपका ये जो सोशल फिजिक्स है वो यूज़ कर लिया था ऑलरेडी। दैट्स वाई अगस्त कॉम्ट को अपना डिसिप्लिन का, एक नए डिसिप्लिन का नाम चेंज करना पड़ा और सोशियोलॉजी रखना पड़ा। और हमारी ये जो बुक है जिसमें ये लिखा था, ये आपकी फ्रेंच में लिखी हुई है, क्योंकि हमें पता है कि अगस्त कॉम्ट एक फ्रांस से बिलोंग करते थे, तो उनका जो ज़्यादातर वर्क है, सारा वर्क है, वो आपको फ्रेंच में ही मिलेगा। तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक का नाम था कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी। ओके, ये कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगस्त कॉम्ट के बारे में। अब हम मूव करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in which of the following books the distinction between mechanical and organic solidarity has been drawn। इनमें से किस बुक में आपका मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के बीच में डिस्टिंक्शन दिया हुआ है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। अब डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी इसका काम एक बार हम थोड़ा सा इनके बारे में विचार लेते हैं, सो दैट हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले और जो आपका कुछ एक्स्ट्रा आता है अलग क्वेश्चन, तो उसमें से हम निकाल सकें या हमारी चीज़ें भी रिवाइज हो सकें। तो डिवीजन ऑफ लेबर आपकी जो बुक थी, डिवीजन ऑफ लेबर आपकी बुक थी इमाइल डर्कीम की। इमाइल डर्कीम वही है जिन्होंने सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट दिया था, जिन्होंने सोसाइटी के ऊपर अपना थीसिस लिखी थी, थीसिस नहीं, सोसाइटी के ऊपर अपनी पूरी बुक लिखी थी, रिसर्च की थी। तो आपकी एक और इन्फॉर्मेशन, जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो डर्कीम की PhD थीसिस भी थी। ओके, जिसमें इन्होंने आपके डिवीजन ऑफ लेबर को सॉलिडारिटी के बेस पे डिवाइड किया था कि सोसाइटी में किस तरीके से लेबर डिवाइड होता है। तो आपका पहला मैकेनिकल सॉलिडारिटी, डिवीजन ऑफ लेबर, और दूसरा आपका ऑर्गेनिक। ये हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी बोला भी गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट हैव यूज द कंसेप्ट ऑफ रोल सेट का कॉन्सेप्ट किसने यूज़ किया था? ये हमारे R.K. मर्टन है जिन्होंने रोल सेट का कंसेप्ट यूज़ किया था। इन्होंने ये कहा था कि जो एक स्टेटस के बहुत सारे रोल हो सकते हैं, उसी बहुत सारे रोल्स को हम रोल सेट कहते हैं। जैसे कोई एक फादर भी हो सकता है एक समय पे, एक आपका टीचर है स्कूल में अगर पढ़ा रहा है, तो वो स्टूडेंट के सामने उसका कोई और रोल होगा और फिर अपने कलीग से सामने उसका कोई और रोल होगा। वहीं जब वो अपने सीनियर से बात करेगा तो उसका अलग ही रोल होगा। तो इसी को ही जो सारे रोल्स मिलकर रोल सेट बनाते हैं और R.K. मर्टन उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये कंसेप्ट उन्हीं का दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, प्राइमरी ग्रुप फर्स्ट यूज बाय। प्राइमरी ग्रुप आपका चार्ल्स कुले या C.H. कुले ने यूज़ किया था। इन्होंने ग्रुप को दो में डिवाइड किया, एक तो प्राइमरी ग्रुप और दूसरा सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप वो होते हैं जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, जैसे हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे फ्रेंड्स, ये सब प्राइमरी ग्रुप में आते हैं। लेकिन अगर हम सेकेंडरी ग्रुप की बात करें तो वो जो हमसे बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं होते, थोड़ा सा उनमें और हमें डिस्टेंस होता है, जैसे हमारा स्कूल हो गया या रिलीजन हो गया, ये सब ग्रुप हमारे सेकेंडरी ग्रुप्स में आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द बुक इंटाइटल्ड द लिटिल कम्युनिटी इज़ रिटन बाय। जो लिटिल कम्युनिटी है वो किसने लिखी है? वो हमारा है रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क भी है, मैं यहीं पर ही मैंशन कर रही हूँ। उनका है एक तो टेपोस्टान, ये उनकी स्टडी है, रिसर्च स्टडी है टेपोस्टान मैक्सिकन विलेज पे। मैक्सिकन विलेज। एक और उनकी स्टडी है, वो है फोक कल्चर ऑफ युकाटान। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि टेपोस्टान या युकाटान में किसने अपनी फील्ड स्टडी की है, तो उसमें हमारे रॉबर्ट रेडफील्ड आते हैं और लिटिल कम्युनिटी भी उनका ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं इसे रब कर लेती हूँ सो दैट मैं स्क्रीन ना हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कल्चर की डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है कि कल्चर इज मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। कल्चर मैन मेड पार्ट है एनवायरमेंट का, ये किसने कहा था? ये बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको पता है तो पता है और नहीं पता तो आप इसमें कुछ नहीं लगा सकते हो। तो ये हमारे हरकोविट्स हैं। इसमें आप कीवर्ड याद रख सकते हैं कि मैन मेड अगर आ जाए वर्ड आपका, तो आप याद रखना वो हमारे हरकोविट्स बात करते हैं, इसलिए अगर मैन मेड कहीं आ जाए कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है,
वैल्यूज़ आर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। अब ये भी सेम स्टेटमेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन हम अगर चाहें तो ऑप्शन के साथ खेल सकते हैं। देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, लेकिन अगर हमने उससे थोड़ा सा उनके ऑप्शंस को भी गो थ्रू करेंगे तो हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पर वैल्यूज़ की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम ऑप्शंस की तरफ जाएँ तो हमें पता है परेटो का वर्क वैल्यूज़ पे कर नहीं था, उनकी पावर्स के ऊपर थे, ठीक है। और आपका पेरेट एंड सोरोकिन भी ऐसी वैल्यूज़ के ऊपर कोई काम नहीं देते ना, अपना कोई वर्क नहीं है उनका। लेकिन हाँ, आर.के. मार्टिन कुछ बोलते हैं वैल्यूज़ के बारे में, ये हमें थोड़ा थोड़ा वहाँ पर याद आ जाएगा। लेकिन अब आंसर हमारा ये है क्योंकि मुझे पता है। लेकिन अगर आप इन एग्जाम सेंटर में या कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ऐसी चीज़ें देखें तो आप कोशिश करा करें कि जितना एलिमिनेट आप कर सकें उतना करें। जैसे अब हमारे पास यहाँ पर ये 2 ऑप्शन फंस गए, अब हम यहाँ पर 50-50 लगा सकते हैं, हम चांस ले सकते हैं या तो आर.के. मार्टिन होगा या आपका क्लियरेंस एंड केस होगा। तो सही आंसर इसका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेक्स, एज, कास्ट, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये आपके एग्जाम्पल हैं एस्क्राइब्ड ग्रुप के। देखो बायोलॉजिकल स्टेटस तो ये आपका नहीं है, सेक्स हमारा बायोलॉजिकल स्टेटस हो सकता है लेकिन कास्ट हमारा बायोलॉजिकल स्टेटस नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो गया। दूसरा अचीव्ड स्टेटस, अचीव्ड स्टेटस ये कि हमने कुछ हार्ड वर्क किया, हमने अपनी मेहनत से वो चीज़ कमाई। आप सेक्स कैसे अपनी मेहनत से कमा सकते हो? आप जब पैदा होते हो तो तभी डिसाइड हो जाता है, तो उसमें तो आपको चॉइस मिली ही नहीं है, तो ये भी गया। अगर आप चलो यहाँ पे भी आ जाए, अगर एज भी देखो आपके हाथ में नहीं है और ना ही आपकी कास्ट सेलेक्ट करना आपके हाथ में है, तो ये अचीव तो हो ही नहीं सकता। दूसरा आपका थर्ड आपका कल्चरल स्टेटस। अब कल्चरल स्टेटस आपका ठीक है, एक तरीके से हम मान सकते हैं कि कास्ट आपका कल्चरल स्टेटस हो जाएगा, लेकिन एज आपका कल्चरल स्टेटस और सेक्स आपका कल्चरल स्टेटस बिल्कुल भी नहीं होगा। एस्क्राइब्ड स्टेटस, एस्क्राइब्ड स्टेटस वो स्टेटस होते हैं जो आपके जब आपने इस धरती पे अपना कदम रखा, जब आपने पहली सांस ली, उसी सांस से आपके वो स्टेटस आपको दे दिए गए। सेक्स हमें तभी मिल जाता है, एज वहीं से काउंट होनी शुरू हो जाती है, कास्ट हमें तभी जहाँ पर हमारा बर्थ होता है, जिस प्लेस पे हमारा बर्थ होता है, जो हमारे पेरेंट्स की कास्ट होती है, वो बाय डिफॉल्ट हमें मिल जाती है। तो दैट्स वाई एस्क्राइब्ड स्टेटस इज द राइट वन। नेक्स्ट आपका है सोशल रोल्स रेगुलेट्स एंड ऑर्गेनाइज बिहेवियर। जो सोशल रोल्स है वो आपके रेगुलेट करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं बिहेवियर। ये आपका SF नाडेल है। इसमें भी थोड़ा सा आप वही लगा सकते हो 50-50 या फिर एलिमिनेशन मेथड। इससे सोशल रोल्स के बारे में टालगट पार्सन इतना खास बात नहीं करते क्योंकि वो आपका मैक्रो के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर बिहेवियर के बारे में आ गई तो कुछ माइक्रो वाली चीज़ आ गई, तो वो तो अपना ऑलरेडी मैक्रो पर्सपेक्टिव्स के ऊपर सोचते हैं, तो ये तो आपका होगा नहीं। आर.के. मार्टिन में भी इतना ज़्यादा बिहेवियर के ऊपर बात की नहीं। हर्लम्बस का मुझे कोई आइडिया नहीं, तो यहाँ तो पता नहीं, पर हाँ SF नाडेल ने सोशल रोल्स के ऊपर बात की है, इसके लिए मैं बिल्कुल डैम श्योर हूँ। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, SF नाडेल की एक इम्पोर्टेंट बुक है, वो है आपकी द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है SF नाडेल की, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट SF नाडेल का मुझे याद आ रहा है अभी, वो है SF नाडेल की एक स्टडी है आपकी, फील्ड स्टडी बोल सकते हैं। उन्होंने न्यू ट्राइब के ऊपर स्टडी की थी। ये नाइजीरिया की न्यू ट्राइब है, इसके ऊपर स्टडी की थी। और इनका एक और काम है सूडान में, अब मुझे उसका ट्राइब एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पर उनका एक तो नाइजीरिया की न्यू ट्राइब के ऊपर स्टडी की थी SF नाडेल ने, दूसरा आपका सूडान में एक ट्राइब है उसके ऊपर स्टडी की थी, और इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कम्युनिटी इज टेंजिबल वाइल सोसाइटी इज इंटेंजिबल, या कम्युनिटी इंटेंजिबल है और सोसाइटी टेंजिबल है, या फिर हमारी जो दोनों की दोनों ही टेंजिबल है, या फिर हमारी दोनों की दोनों ही इंटेंजिबल है। तो हमें देखो जो कम्युनिटी है वो हमारी टेंजिबल है। ओके, सो ये चारों ऑप्शन है, तो इसमें से जो करेक्ट वन है वो हमारा है द कम्युनिटी इज टेंजिबल वाइल सोसाइटी इज इंटेंजिबल। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है टेंजिबल और इंटेंजिबल। देखो टेंजिबल उसे बोलते हैं जिसे हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, मतलब जो विजिबल हो, हमारी आंखें हमारी सेंसेस उसे देख सके। इंटेंजिबल वो होता है जो विजिबल नहीं होता। अब क्वेश्चन राइज होता है कि कम्युनिटी भाई कैसे इंटेंजिबल है और सोसाइटी कैसे इंटेंजिबल नहीं है, सॉरी कम्युनिटी कैसे टेंजिबल है और सोसाइटी कैसे आपकी इंटेंजिबल है। देखो कम्युनिटी जैसे आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, कम्युनिटी पार्क्स होते हैं या कम्युनिटी लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। लेकिन सोसाइटी इज समथिंग अ फीलिंग, जैसे आपकी वेस्टर्न सोसाइटी। अब वेस्टर्न सोसाइटी कोई ऐसे बाउंड्री में हम नहीं बांध सकते। वेस्टर्न सोसाइटी की अपनी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे इंडियन सोसाइटी हमारी कुछ क्वालिटीज़ हैं, या कोई हम साथ में कुछ ट्रस्ट या कुछ सेम बिलीफ फॉलो करते हैं, सेम सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हमारी होती है, या हमारा कुछ म्यूचुअल एम्पैथी सेम होती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जिसे हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ फील कर सकते हैं, या फिर जिसे हम फिजिकली तो नहीं देख सकते हैं या उसे हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से जो सोसाइटी है वो इंटेंजिबल है और कम्युनिटी जो है वो टेंजिबल है। आई नो ये थोड़ा मैसी सा हो गया है, मतलब कॉन्सेप्ट इधर हो गया, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस वन। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज आप नेक्स्ट क्वेश्चन। बस हम 20 क्वेश्चन ही आज कवर करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सोसाइटी इज जनरलाइजिंग साइंस ऑफ social cultural phenomena viewed in their generic forms, types, manifold interconnection। अब ये आपका किसने कहा है? ये आपका कहा है सॉरगन जी, पिटरिन सॉरगन ने ये बात कही है कि जो सोसाइटी है वो जर्नलाइजिंग साइंस है किसकी? सोशल कल्चरल फिनोमिना की, जो हम देखते हैं जेनेटिक फॉर्म्स में, टाइप्स में, मैनिफेस्ट में और इंटर कनेक्शंस में।
ये सेम वही चीज़ आगे की डेफिनेशन बेस्ड है, आते तो नहीं आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते। और ये सोसाइटी सोशियोलॉजी की उन्होंने डेफिनेशन दी है, तो थोड़ा सा अगर हम वही ज़्यादा दिमाग लगाएं तो हमें पता है कि सोसाइटी सोशियोलॉजी की डेफिनेशन अगस्त फॉर्म ने तो कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स टाइप तो दी नहीं, ये हमें पता है, ठीक है। आपकी मैक्स वेबर भी ऐसी कोई सोशियोलॉजी की जब डेफिनेशन बताते हैं तो वो ये बोलते हैं कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शंस, कि हमें सोशल एक्शन की स्टडी करना चाहिए। तो ऐसी भारी भरकम डेफिनेशन तो मैक्स वेबर ने भी नहीं दी, मैक्स वेबर ने भी नहीं दी थी। स्पेंसर भी कुछ ऐसा खास बोलते नहीं है, वो तो और सोशल स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा बोलते हैं, और ऐसी कल्चरल या फिर जेनेटिक टाइप, मैनीफोल्ड और इंटरकनेक्शन के बारे में ऐसा कुछ खास बोलते नहीं है, ठीक है। तो अगर हम एलिमिनेशन भी लगाएं थोड़ा सा अपना, तो हमें पता लगेगा, हम आंसर तक पहुंच जाएंगे कि ये आपके सोरोकिन जी हैं, पीटर सोरोकिन, जिन्होंने ये बात बोली है। और देखो ये जो एलिमिनेशन मैं बता रही हूँ तभी लग पाएंगे जब आपको इन थिंकर्स के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि उस थिंकर की रेंज कितनी है, वो क्या किस बारे में वो बात कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि मैक्स वेबर अपनी सोशियोलॉजी की डेफिनेशन देते हैं तो उनका मेन फोकस सोशल एक्शन पे होता है। वहीं जब अगस्त फॉर्म बात करते हैं वो पॉजिटिविज्म के बारे में ज़्यादा बात करते हैं कि एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, हमें साइंस की तरह पढ़ना चाहिए। उनकी डेफिनेशन में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा झलकती हैं। ये इसी हिसाब से मैंने यहाँ ये लॉजिक फिट किया है। आपका भी कुछ भी लॉजिक हो सकता है, बस आंसर तक पहुँचना होता है, मेन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। इनमें से कौन सा फीचर जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशन का नहीं है। पहला इन्होंने ऑप्शन दिया है एक्टिव मेंबरशिप आपकी होनी चाहिए, दूसरा सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, तीसरा नॉर्मेटिव पैटर्न होना चाहिए, और चौथा आपका है गोल ऑफ बिहेवियर। अब इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, जैसे हमारा स्कूल हो गया या हमारे गवर्नमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गई या फैमिली हो गई, तो ये सब आपके सोशल इंस्टीट्यूशन में आते हैं। तो इसमें से आपका फर्स्ट वाला एक्टिव मेंबरशिप होनी ज़रूरी नहीं है सोशल इंस्टीट्यूशन के फीचर। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज़ आपका अकॉर्डिंग टू एलेक्स इंगल्स सोशियोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ। सोशियोलॉजी किसकी स्टडी है, सोसाइटी की या आपकी सोशल इंस्टीट्यूशन की, सोशल रिलेशनशिप की, या फिर आपकी ऑल ऑफ दिस। तो जो आपकी ये आपका इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। एक और इन्फॉर्मेशन, इनकी एक बुक थी जिसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की थी। उन्होंने ये भी बताया था कि सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए सोशियोलॉजी का, और 3 उन्होंने बताया था, एग्जैक्टली मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन उन्होंने सब्जेक्ट मैटर भी बताया था सोशियोलॉजी का। तो इनकी बुक का नाम है व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, और इसी में ही उन्होंने बताया था कि सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं और क्या पढ़ना चाहिए, और सब्जेक्ट मैटर क्या है सोशियोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु प्रोपाउंडेड द सोशियोलॉजी दैट सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मोस्टली सबको पता होगा कि सोशल फैक्ट की जो सोशियोलॉजी है वो सोशल फैक्ट को पढ़ना है। वो किसने बोला था, वो आपके इमानुएल डकिन थे, जिन्होंने बोला था कि सोशियोलॉजी में हम सोशल फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, अगर हम इसके सोशल फैक्ट्स के फीचर जो इमानुएल डकिन ने दिए थे उसके ऊपर बात करें तो उन्होंने 4 सोशल फैक्ट्स के फीचर होते हैं। सबसे पहला कि ये वो फैक्ट्स जो एक्सटर्नल होते हैं, दूसरा जो कॉन्स्टेंट होते हैं, दबाव बनाते हैं हमारे ऊपर, कॉरेसिव होते हैं, तीसरा जो जर्नल होते हैं, सबको पता है उसके बारे में, सब में शेयर्ड होते हैं वो फैक्ट्स, एंड द फोर्थ वन इज़ जो इंडिपेंडेंट होते हैं। इन्हीं की एक जो स्टडी है उससे एग्जांपल में उठाते हैं और अप्लाई करते हैं चारों प्रिंसिपल्स, ये चारों फीचर्स अप्लाई हो रहे हैं उसमें। रिलीजन, जैसे उन्होंने स्टडी भी की थी रिलीजन के ऊपर, तो रिलीजन एक्सटर्नल है हमसे। अगर हम कोई इंडिविजुअल मना कर दे रिलीजन को मानने से तो क्या रिलीजन खत्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा, तो वो एक्सटर्नल है। क्या रिलीजन हमारे ऊपर दबाव डालता है? हाँ, रिलीजन हमारे ऊपर दबाव डालता है, एक ग्रुप के ऊपर दबाव डालता है, क्योंकि वो मैक्रो थिंकर है, सबके बारे में बात करते हैं, वो सिर्फ पर्टिकुलर एक इंसान के बारे में बात करते हैं, वो फिर अपनी चॉइस आ जाती है। लेकिन हाँ, कॉन्स्टेंट तो डालता है। आप अपना पब्लिक में जाके किसी रिलीजन के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हैं, ये बहुत ही छोटे से लेवल पे जाएँ। अगर किसी रिलीजन प्लेस पे जाने के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं तो वो आपको फॉलो ही करने पड़ते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है, अथॉरिटी आपको पनिश कर सकती है। तीसरा जर्नल होते हैं, सबको पता होता है रिलीजन ऐसा होता है, किसी को ऐसा नहीं है, कोई अलग सी दुनिया से नहीं आता, किसी से पता ही नहीं रिलीजन क्या है। छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक ये सब चीज़ें सोशलाइजेशन के थ्रू इस तरीके से फैलाई गई है कि बिल्कुल जर्नल व्यू बन चुका है। ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट कैसे? अगर कोई इंसान मर जाए और कोई रिप्लेस होगा उससे दूसरा इंसान, इसका मतलब ये नहीं है कि रिलीजन खत्म हो जाएगा, कि भाई कोई इंसान की डेथ हो गई है तो उसे दूसरा पर्सन रिप्लेस करेगा, और ये चीज़ फिर भी होती रहेगी। इन शॉर्ट, जो रिलीजन है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर कोई आपके ऊपर डिपेंड नहीं है वो, ओके ठीक है, नेक्स्ट तरफ मूव करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया। हु हैज़ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ मेंशन दीज कैरेक्टरिस्टिक, डिफाइंड टेरिटरी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कॉम्प्रिहेंसिव कल्चर है, और इंडिपेंडेंस ऑफ सोसाइटी है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिए थे? ये बिल्कुल रटा रटाया वाला आंसर है। मतलब इसमें देखो इतना ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा जा सकता है। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, लिटरली बिल्कुल नहीं पढ़ा जा सकता है इतना डीपली। तो ये आपके जॉनसन है, तो आप इन्हें रिवाइज कर, मतलब एक तरीके से याद कर लीजिए कि किन्होंने डिफाइन किया था टेरिटरी को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, या कॉम्प्रिहेंसिव कल्चर को, इंडिपेंडेंस ऑफ सोसाइटी को, तो ये आपके जॉनसन है। नेक्स्ट आपका है की स्टेटस। ये एक इंपॉर्टेंट है, एक नई चीज़ है। की स्टेटस आपका होता क्या है? और उससे भी बड़ा क्वेश्चन एक और जो हमें ध्यान देना है ये है कि की स्टेटस का दिया किसने है की स्टेटस। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं दिया किसने। अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने की स्टेटस टर्म दिया था, E.T. हिलर। इन्होंने ये टर्म कॉइन किया था की स्टेटस। की स्टेटस का ये नॉर्मल पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअल की जो नॉर्मल पोजीशन है नहीं। अब आप कैसे, अब आपको नहीं पता मुझे की स्टेटस होता क्या, आपको कोई आइडिया नहीं है, क्वेश्चन आ गया कैसे डील करेंगे। देखो पहले टर्म को ही तो मस्त है, स्टेटस जो की हो, की मतलब इंपॉर्टेंट, को इंपॉर्टेंट स्टेटस, ठीक है।
नॉर्मल पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल की नॉर्मल पोजीशन नहीं भाई, ये तो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है कौन आपका की के साथ, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। दूसरा, स्टेटस डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ के बेसिस पे स्टेटस जो डिटरमाइन होंगे वो तो आपने पढ़े हैं कि एस्क्राइब होते हैं, तो ये भी डाउट है। देखते हैं कुछ अगर आगे अच्छा मिले। स्टेटस डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट के बेसिस पे जो स्टेटस डिटरमाइन होते हैं वो होते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट अगर पढ़ते हैं। स्टेटस डिटरमाइंड बाय टाइम और सिचुएशन के हिसाब से जो स्टेटस डिटरमाइन होते हैं वो आपके की स्टेटस होते हैं। तो ये थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है एज़ कम्पेयर टू ये सब, क्योंकि हमने पता है जो बर्थ के बेसिस पे होते हैं वो हमने पढ़े कि वो तो एस्क्राइब होते हैं, कास्ट वाले भी हमने पढ़े एस्क्राइब होते हैं, ये वाला हमें कुछ खास लग नहीं रहा। तो हमें यही लास्ट ऑप्शन लग रहा है जो स्टेटस जो डिटरमाइन होते हैं टाइम और सिचुएशन के हिसाब से, और ये कंसेप्ट किसने दिया है? E.T. हिलर ने, जो कि एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चर। जो कल्चर की स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कल्चर एलिमेंट या आपका कल्चर ट्रेट। दोनों ही ऑप्शन कभी कभी अलग अलग दे देते हैं एग्जाम्स में, तो या तो कल्चर एलिमेंट या फिर कल्चर ट्रेट, सबसे बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी कल्चर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ जेमेंशाफ्ट एंड जेशलशाफ्ट। ये आपके कंसेप्ट दिए थे फर्नांडिस टॉनिस ने। ये बिल्कुल सेम वही है जो इमाइल रकीम ने बोला था आपके मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के बारे में, या फिर आपके थोड़ा थोड़ा हम कह सकते हैं, हाँ थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा उन्हीं की तरह ही है, बिल्कुल उसी के बेसिस पे इन्होंने डिवाइड किया था कि जेमेंशाफ्ट जो होते हैं वो बहुत सिंपल और ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, जो जैसे आपकी सोसाइटी होती है थोड़ा डेवलप वाली होती है, थोड़ा आपकी मॉडर्न सोसाइटी को बेसिकली जैसे साथ बोलते हैं, और यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे को, इसमें वो क्लोजनेस नहीं रहती है, लोग दूर दूर रहते हैं, मतलब जो फीलिंग्स होती हैं उनकी। ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट आई थिंक यहीं तक हम रखते हैं आज के लिए। होप जितना भी मुझे जितना था नॉलेज वगैरह वो मैंने यहाँ पर अपनी यूज़ किया थोड़ी बहुत, और होप आपको ये समझ में भी आया हो। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू वेरी मच। इस सीरीज़ को हम आगे भी कैरी ऑन करेंगे, और अगर आपको कोई सजेशंस हैं तो वो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।